नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। स्वागत करता हूं आपका गौतम सीटेट क्लासेस में। तो चलिए दोस्तों, जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था कि 1 अक्टूबर से क्लास स्टार्ट हो जाएगी, तो आज 1 अक्टूबर है और क्लास भी स्टार्ट है। तो पहली जो क्लास हम स्टार्ट करेंगे वो CDP की क्लास है, बाल विकास एवं आपका शिक्षा शास्त्र। क्योंकि बच्चों को ऐसा लगता है कि जो CDP की क्लास है वो सबसे ज़्यादा मुश्किल, सबसे ज़्यादा टफ मामला होता है, तो इसकी क्लासेस ज़्यादा हूँ। तो अब कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको समझाऊंगा। अगर आप सीटेट को क्रैक करना चाह रहे हो तो आपको सबसे आसान तरीके पे लेके चलूँगा मैं, पॉजिटिव का और नेगेटिव का तरीका। ये दो शब्द हैं, इन्हीं दो शब्दों से मैं आपका सीटेट क्लियर करा दूँगा। आपको इसके अलावा कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इस मेथड को एक तो आपको समझना पड़ेगा, और मेथड को समझने के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि ये जो वीडियो है, ये जो क्लास है, इसको स्किप बिल्कुल भी ना करें। क्योंकि अगर आपने स्किप कर दी चीज़ें तो भाई फिर मेरी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे मेरे साथ जुड़ गए हैं और वो कह रहे हैं कि सर हमें सीटेट क्लियर करना है। आपका सीटेट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, बस शर्त यही है कि आप मेरी पूरी बात को ध्यान से सुनें। मैं क्या कहता हूँ उसको नोट करें, अपनी किताब कॉपी जो भी पेन पेंसिल सब लेके बैठें और तरीके से पढ़ाई करें। आपका 100% सीटेट क्लियर हो जाएगा। तो चलिए देखिए, ये जो क्लास है ये 44 क्लास है, 44वीं क्लास है CDP की। इसका मतलब 43 क्लासेस जो हैं इससे पहले हो चुकी हैं। और मैं आपको ये सजेस्ट करूँगा, कुछ चीज़ें जो मैं आपको इंस्ट्रक्शंस दे रहा हूँ, इन इंस्ट्रक्शन को आप अगर फॉलो करेंगे तभी आपका सीटेट क्लियर होगा। अगर आप इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेंगे तो भाई मेरी फिर कोई गारंटी नहीं, मैं तो यही कहूँगा। और इसके अलावा मैं क्या कह सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करने से पहले ना कुछ चीज़ों को समझ लेते हैं। और मैं बार बार कहता हूँ कि मेरी जो क्लासेस हैं और मेरे जो नोट्स हैं, जब तक इन दोनों का कॉम्बिनेशन आप नहीं बिठाओगे तब तक आपको सफलता नहीं मिलेगी। इस बात को समझ लो। देखिए, नोट्स में कुछ नहीं होता है। आप मार्केट के अंदर जाइए, मार्केट में बहुत सारी बुक्स भरी पड़ी हुई हैं, सब में तरह तरह की जानकारी है। लेकिन मेन जो मुद्दा होता है वो होता है क्लास स्टाइल, जो होता है कि आपके सामने चीज़ों को पेश करने का स्टाइल कैसा है, समझाने का तरीका कैसा है। और वो तरीका आपको क्लासेस से पता चलेगा, और पढ़ना क्या है वो आपको नोट्स से पता चलेगा। तो आपको इन दोनों चीज़ों का कॉम्बिनेशन बिठाना पड़ेगा, तब आप सीटेट को क्लियर करेंगे, और वो भी बहुत अच्छे नंबरों से। क्योंकि बहुत सारे बच्चों को यही पता नहीं होता कि भाई हमें कौन सी बुक से तैयारी करनी है, कौन से हमारे पास नोट्स होने चाहिए, क्या हमारे पास मटेरियल होना चाहिए पढ़ने के लिए। तो भाई आपको नोट्स या मटेरियल चाहिए तो आप उसके लिए आप मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैं एंड में आपको बता दूंगा, और नोट्स आपको उसके मिल जाएंगे। और फिर जो क्लासेस हैं उसके साथ इसका आप कॉम्बिनेशन बिठाओ। जैसे जैसे मैं चीज़ों को कहता हूँ आप वैसे वैसे उनको करो। दूसरी चीज़, ये मैं इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये इस सत्र में जो अब क्लास स्टार्ट हो रही है पहली क्लास है, इसलिए कुछ इंस्ट्रक्शंस मैं बता रहा हूँ, इसको आप फॉलो करें। हर क्लास में नहीं बोलूँगा इनको, सीधी सीधी क्लास स्टार्ट करूँगा, इसलिए इसके लिए 2-4 मिनट अगर आपके एक्स्ट्रा लगते हैं तो प्लीज़ आप इस 2-4 मिनट को इसको देखिए। आप इसको स्किप बिल्कुल मत करना, बहुत काम की चीज़ है। देखिए, यूट्यूब पर जो मेरे चैनल पर जितनी भी क्लासें पड़ी हुई हैं, आप जिस सब्जेक्ट की, जैसे कि आप CDP की क्लास हो रही है, कौन सी क्लास है, 44वीं क्लास है, तो आप डायरेक्ट इस क्लास को देखने से अच्छा इसको भी देखो। मैं मना नहीं कर रहा कि आप इसको मत देखो, आप क्लास 1 से देखना स्टार्ट करें। अगर आप क्लास 1 से देखना स्टार्ट करेंगे तो जो चीज़ मैं आज समझा रहा हूँ वो आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी। उसका कारण क्या है कि कुछ चीज़ें मैंने 1 से लेके 43 तक जो क्लासेस हुई हैं CDP की, उसमें वो समझा दी हैं। और मेरे चैनल को, मेरी क्लासेस को आप बिल्कुल रेगुलर वैसे समझिए जैसे आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं पढ़ने के लिए और वहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं। देखिए, जब आप क्लास के अंदर बैठे होते हैं तो ऐसा थोड़ी होता है कि अगर थोड़ी सी बोरियत होगी, टीचर कुछ बता रहा है तो आप उठ के क्लास से बाहर चले जाएंगे। जब आप क्लास से बाहर नहीं जाते हैं तो इस वीडियो से, इस क्लास से भी बाहर मत जाओ, क्लास को स्किप मत करो। क्योंकि मेरा एक एक जो शब्द है वो आपको बहुत काम आने वाला है। और चीज़ समझ लीजिए, ये उन बच्चों के लिए जो नए जुड़े हुए हैं, पुराने बच्चे तो जानते हैं। देखिए, मेरे जो पढ़ाने का तरीका है वो है पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पर ही मेरा पूरा जोर रहेगा, नेगेटिव और पॉजिटिव पे। इसमें देखिए कुछ शब्द होंगे, वो शब्द या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, दो चीज़ें।
अगर पॉजिटिव है तो आप उसको राउंड कर लें और जो नेगेटिव है उसको आप अंडरलाइन कर लें। बस आप इतना सीख लें। सिर्फ शब्दों का खेल है, आप शब्दों को सीख लें कि कौन से शब्द पॉजिटिव होते हैं, कौन से नेगेटिव होते हैं। अच्छा, अब बड़ी एक कमाल की मैं आपको बात बताता हूँ। कुछ बच्चे क्या कहते हैं कि सर जो आपके पॉजिटिव, ये लिखने में बड़ा टाइम लगेगा, पॉजिटिव और नेगेटिव हैं, ये आपने कहीं ना कहीं लिख रखे होंगे, इनको हमें भेज दो, हम इसको याद कर लेंगे और हमारा सीटेट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल नहीं होगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ पॉजिटिव नेगेटिव की PDF मुझसे मत मांगा करो। फिर आप कहोगे सर जी फिर फ़ायदा क्या है? मैं बताता हूँ। ये जो क्लासेस होती हैं, इन क्लासेस के अंदर जिन चीज़ों को मैं बताता हूँ, आप एक पेन लेके बैठा कीजिए और उनको लिखो, उनको राइट डाउन करो जैसे कि आप क्लास के अंदर उसको लिखते हैं। उसमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव जो वर्ड्स हैं उनको लिख लीजिए और याद कीजिए, तो आपको याद भी हो जाएंगे, आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर उनको यूज़ करना है। मैं आपको पकी पकाई खिचड़ी दे दूंगा, आप उसे खा तो लोगे, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपके शरीर को नहीं लगेगी, वो बदहजमी करके आप समझ लो वो बेकार हो जाएगी। क्योंकि मैं PDF भेज दूंगा और PDF मोबाइल फ़ोन के किसी कोने में पड़ी रहेगी। आप सोचोगे जी मेरे पास नोट्स आ गया, मेरे सीटेट क्लियर हो जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जैसे प्रॉपर क्लास सीट आप कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हो, सब चीज़ों में जाते हो, वहाँ तैयारी करते, ऐसे ही यहाँ अगर आप तैयारी करोगे तो आपका सीटेट क्लियर होगा। हाँ, इस बात की मैं गारंटी आपको दे सकता हूँ कि अगर आपने मेरी बताई हुई चीज़ों को फॉलो किया तो आपका, आप कहो तो मैं कह देता हूँ 1000% सीटेट क्लियर हो जाएगा। बट यू हैव टू फॉलो वट एवर आई टीच यू। बस इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए, बातें बहुत सारी हो गई हैं, क्लास स्टार्ट करते हैं। आज 10 क्वेश्चंस हैं, इनसे शुरुआत करेंगे। और अच्छा, क्लास की अगर बात करूँ तो हर सब्जेक्ट की क्लास होगी यहाँ पे, आपको और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हर सब्जेक्ट की आपको क्लास मिलेगी और मैं कोशिश करूँगा कम से कम 2 क्लासेस डेली आपको दे पाऊँ। पहली जो क्लास होगी वो मॉर्निंग में 9 to 10 के बीच अपलोड होगी और जो दूसरी क्लास है वो शाम को 7 से 8 के बीच अपलोड होगी। तो आप इस टाइम का ध्यान रखना, जब भी क्लास हो आप उसको क्लास को देखें। देखिए, आप 2 क्लासें देखेंगे तो आपका ज़्यादा से ज़्यादा 40 मिनट का समय बर्बाद होगा यूट्यूब पे। यूट्यूब जो पे आप जो देखते हो ना, उसको मैं समय बर्बाद यही कहता हूँ। इस 40 मिनट में मैं जो चीज़ें बताता हूँ, इनको फिर आप कम से कम 4 घंटे प्रैक्टिस करें, तब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है 8595600348, ये मेरे इंस्टीट्यूट का नंबर है। आप इस पर व्हाट्सअप करके जो भी चीज़ पूछना चाहें, आपकी सारी जो डाउट हैं वो क्लियर किए जाएंगे और सीटेट आपका क्लियर करवाया जाएगा। तो चलिए श्री गणेश करते हैं। आज की पहली क्लास है और उसका पहला क्वेश्चन नंबर है 546, 546 क्वेश्चन है। अब 546 क्वेश्चन का मतलब ये कि 545 क्वेश्चन में आपको पॉजिटिव और नेगेटिव वाले मेथड से करा चुका हूँ, इसलिए ये मेथड है प्रॉपर, कोई तुक्केबाजी नहीं है। इससे स्टार्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ छोटी सी मैं और बता देता हूँ, इसको भी पहले समझ लो फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। देखिए, सीटेट में जो सवाल आते हैं ना, जैसे अब मैं बात करूँ CDP की, तो CDP में 30 क्वेश्चन आएंगे। इन 30 क्वेश्चन में 5 या 6 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सबको आते हैं, सबको पता होता है उतना। तो ऐसे क्वेश्चनों में आप पॉजिटिव और नेगेटिव के ज़्यादा चक्कर में ना पड़ें, ये बिल्कुल अंडरस्टूड होते हैं। कोई भी बच्चा, अगर आप अपने दादा को भी पढ़ के बताओगे ना कि दादाजी ये बताओ अच्छा ये क्वेश्चन का आंसर क्या है, वो भी बता देंगे। तो इसका मतलब वो बहुत कॉमन सेंस क्वेश्चन होते हैं। तो ऐसे क्वेश्चनों पे ज़बरदस्ती पॉजिटिव नेगेटिव मत थोपना, आपकी समझ में वो क्वेश्चन आ जाएगा, उसका सही आंसर बिल्कुल आप करके आओगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। इन 5-6 क्वेश्चनों के बाद जो बाकी क्वेश्चन है, जैसे 30 क्वेश्चन आएंगे ना, तो 5-6 क्वेश्चन में बाकी 25 क्वेश्चन बचे। इनमें से जो 20 क्वेश्चन आएंगे वो आपके पॉजिटिव और नेगेटिव से हो जाएंगे। तो आप समझ लो 20 + 5 25 आप ला सकते हो 30 में से। फिर कहोगे सर जी ये 5 कहाँ से आएंगे? भैया 5 क्वेश्चन तो ऐसे होते ही हैं जो आपको आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं, बट 25 नंबर में आपको 100% दिला दूंगा CDP में, इसकी आप टेंशन मत लो। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही है? अच्छा, जो चीज़ सही है वो चीज़ कौन सी होगी? जो पॉजिटिव होगी। तो हम इसी चीज़ को अपनी प्रैक्टिस में रखेंगे, या तो पॉजिटिव ढूंढना है या नेगेटिव ढूंढना है। अधिगम कर्ता का मतलब होता है कि लर्नर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म अधिगमकर्ताओं एवं उनकी
प्राथमिक विशेषताओं के संबंध में सही, यानी कि जो उनकी प्राइमरी की जो चीज़ें हैं जिनको उनकी आवश्यकता है उनके बारे में ठीक लिखा है। अवधानात्मक कमी अधिगम करता है, यानी कि ऐसा अधिगम करता है, ऐसा लर्नर जो अवधान यानी कि अटेंशन ज़्यादा देर तक नहीं दे पाता है, तो वो क्या चीज़ करेगा, उसमें उच्च प्रेरणा और लंबे समय तक अटेंशन बनाए रखता है। जब वो कह रहा है कि अटेंशन वो बना ही नहीं सकता है और उसके सामने लिखा है जी लंबे समय तक वो अवधान बनाए रख सकता है, उच्च उसमें अभिप्रेरणा होगी, तो भाई ये वाला जो युग्म है ये ठीक नहीं है, गलत है। श्रव्य क्षतिग्रस्त अधिगम करता है, श्रव्य मतलब जिसको बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा, उसकी सुनने की जो क्षमता है उसमें कुछ क्षति आ गई, वो वाला अधिगम करता है। दृश्य सूचनाओं को समझ नहीं सकते, अब भाई उसे सुनाई नहीं दे रहा है, दिखाई तो दे रहा है, तो क्यों नहीं समझेगा, बिल्कुल समझेगा, इसका मतलब ये भी गलत है। पठन अक्षमता अधिगम करता है, ऐसा बच्चा जिसको पढ़ने में दिक्कत आ रही है। धारा प्रवाह पढ़ने एवं लिखने में कमी, भाई जब वो उसमें अक्षम है तो फिर कैसे पढ़ पाएगा, बिल्कुल नहीं पढ़ पाएगा, तो ये सही लग रहा है अभी तक। सृजनात्मक अधिगम करता है, जो बच्चा सृजनात्मक है यानी कि वो एवरेज से ऊपर वाला बच्चा है। अति सक्रिय होगा, हाँ हो सकता है। कार्य को पूरा करने में धीमा, धीमा क्यों होगा, जब बच्चा सृजनात्मक है तो धीमा तो हो ही नहीं सकता, इसका मतलब ये भी गलत है। तो ये वो क्वेश्चन था जिसकी मैं अभी बात कर रहा था, जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं जिनमें पॉजिटिव नेगेटिव की जरूरत नहीं होती है। जर्नल वे में कोई बच्चा भी, कोई भी जिसने थोड़ा बहुत CD पढ़ा है उसका आंसर बता देगा, 3rd इसका आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, एक समस्या को मूल एवं अपसारी समाधानों के साथ करने की योग्यता निम्नलिखित में से किसकी एक प्राथमिक विशेषता है। यानी कि वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है कि ये है, जो चीज़ है वो पॉजिटिव और जो चीज़ नहीं है वो नेगेटिव। अब वो विशेषता पूछ रहा है तो इसका मतलब वो पॉजिटिव पूछ रहा है, नेगेटिव नहीं पूछ रहा है। तो हमें आंसर क्या चाहिए, हमें आंसर चाहिए पॉजिटिव। क्वेश्चन को ज़्यादा समझने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि इसका क्या मतलब होता है, उसका क्या मतलब होता है। अगर आप इसको समझने के चक्कर में फंस गए, इनके शब्दों में फंस गए, तो फंसे रह जाओगे। आपको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के इतना समझना है कि वो पॉजिटिव पूछ रहा है या नेगेटिव पूछ रहा है। अगर पॉजिटिव पूछ रहा है तो पॉजिटिव वर्ड ढूंढो, अगर नेगेटिव पूछ रहा है तो नेगेटिव वर्ड ढूंढो। तो चलते हैं भाई, क्या पूछ रहा है, वो पॉजिटिव पूछ रहा है। अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की, वो पूछ रहा है प्राथमिक विशेषता क्या होगी, अधिगम अशक्तता वाले बच्चों की। ना तो इसमें कुछ पॉजिटिव मिल रहा ना नेगेटिव मिल रहा है, इसको होल्ड पर रखो। अहम केंद्रित बच्चों की, इसको भी होल्ड पर रखो क्योंकि इसमें कोई वर्ड हमारा ना तो पॉजिटिव मिल रहा ना नेगेटिव मिल रहा है। क्षतिग्रस्त बच्चों की, ना इसमें कोई पॉजिटिव है ना नेगेटिव है। सृजनात्मक, ये पॉजिटिव वर्ड है, पूछ भी वो पॉजिटिव रहा था, इसको आंसर कर दो। समस्या क्या है, अब देखो इस क्वेश्चन में ना तो आपको ये अति क्षतिग्रस्त क्या होता है, अहम केंद्रित क्या होता है, अशक्तता क्या होता है, मूल क्या, अपसारी क्या, कुछ समझने की जरूरत नहीं है। सीधा सीधा पॉजिटिव पूछना था, पॉजिटिव है सृजनात्मक, मिल गया, आंसर कर दो। अब इसको करने में कितनी देर लगेगी, बिल्कुल भी 1 मिनट का क्वेश्चन है ना आपका, एक मिनट तो भाई लगना चाहिए, और ये 10 सेकंड नहीं लगते हैं। आपने क्वेश्चन पढ़ा, क्वेश्चन पढ़ने के बाद आप 10 तक गिनोगे, आपको आंसर मिल जाएगा। आपको ये समझ में आ गई पॉजिटिव पूछ रहा है, चारों में देख लिया भाई पॉजिटिव वर्ड है, इसी को आंसर कर दो। 101% ये ठीक है, कोई दिक्कत ही वाली बात नहीं है। अब जो बच्चे नए आए वो सोच रहे हैं भैया ये पॉजिटिव और नेगेटिव क्या भला है, तो मैं दोबारा से आपको बता दूं कि CD की क्लास 1 से देखना शुरू करो, सारी चीज़ें समझ में आएंगी। आपको प्रॉपर देखनी पड़ेंगी भाई। ये 44वीं क्लास है, इससे पहले 43 हो चुकी हैं, और इस सत्र में लगभग 70-80 क्लास हो जाएंगी। CD की 70-80 क्लास हैं, आपके लिए बहुत है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, सभी के लिए विद्यालयों में सभी की शिक्षा निम्नलिखित में से किस प्रकार प्रचार वाक्य हो सकता है। अब होगा कौन सा, वही होगा जो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो होगा नहीं। वो उसे चाहिए कि भाई ये चीज़ होनी चाहिए, जो चीज़ होनी चाहिए समझ लो वो पॉजिटिव पूछ रहा है। अब देखो पॉजिटिव, संशक्तिशील शिक्षा, इसमें ना कुछ पॉजिटिव ना हो। सहयोगात्मक शिक्षा, ये जो सहयोग होता है ये कुछ कुछ पॉजिटिव है, पूरा तो पॉजिटिव नहीं है बट कुछ कुछ ये पॉजिटिव है, तो इसको पॉजिटिव रखें। पृथक शिक्षा, पृथक तो बिल्कुल नेगेटिव वर्ड है, हमें बच्चों में पृथक शिक्षा तो देनी ही नहीं है। समावेशी शिक्षा, ये प्रॉपर पॉजिटिव वर्ड है, इसको आंसर कर दो। पॉजिटिव पूछ रहा था, पॉजिटिव मिल गया, आंसर कर दिया। ये क्या है, भला इनको छोड़ो, हटाओ। अब समावेशी शिक्षा होती क्या है, थोड़ी सी मैं आपको थोड़ा आपको थ्योरी भी बता सकता हूँ। अच्छा, थ्योरी की अगर बात करूँ तो मेरे चैनल पे एक प्लेलिस्ट पड़ी है, थ्योरीज एंड थिंकर्स। ज़्यादा उसमें वीडियो नहीं है लेकिन वीडियो कमाल के हैं।
थ्योरीज एंड थिंकर्स, इस प्लेलिस्ट पे आप जाइए, इसको देखिए। तो जितना आपका थ्योरी का पोर्शन है, अगर आपने ये वाली प्लेलिस्ट देख ली, 8-10 आपको इसमें वीडियो मिलेंगे, ज़्यादा वीडियो अभी नहीं है, धीरे धीरे और अपलोड कर दूंगा जो समझ में आएगी चीज़ें। लेकिन आपका थ्योरी का 90% मामला सॉल्व हो जाएगा। और इसके बाद एक और प्लेलिस्ट है गौतम्स ट्रिक। अगर आपने ये भी देख ली तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी 100% थ्योरी खत्म हो गई। मुश्किल से लगा के इन दोनों में वीडियो होंगे 15, मुश्किल से, हो सकता है 15 भी ना हो। 15 वीडियो में आपकी पूरी थ्योरी खत्म हो जाएगी। एक बार जाके देख लो, आपका दिल खुश हो जाएगा वहाँ पर। चलिए, इसका आंसर हो गया आपका समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा क्या होती है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे। देखिए, पहले क्या था कि जो हमारे नॉर्मल जो बच्चे होते थे, यानी जिनके को कोई समस्या नहीं है, वो नॉर्मल स्कूल में जाके एजुकेशन लेते थे। और जो बच्चा कोई हमारा चैलेंज्ड बच्चा होता था, यानी कि जिसको कुछ शरीर में दिक्कत होती थी, फिजिकली हैंडीकैप होता था या मेंटली हैंडीकैप होता था, वो जनरली तो स्कूल जाता ही नहीं था। क्योंकि पेरेंट्स जो हैं या जो सोसाइटी, वो सोचती थी यार ये तो वैसे ही है, बस इसकी तो ज़िंदगी जैसे तैसे गुजर जाएगी, ये हो जाए वो हो जाए, पता नहीं ज़िंदा रहेगा कि मर ना जाए, कभी ये ना हो जाए, क्या करेगा पढ़ के, तो इसे स्कूल ही नहीं भेजते थे। बट कुछ ऐसे लोग भी थे जिनके एक ही बच्चा था, पढ़ने में भी ठीक था, सब चीज़ ठीक थी, पैसा रुपया हर चीज़ खर्च कर सकते, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा बच्चा स्कूल तो जाना चाहिए, कुछ तो सीखे, ज़्यादा ना सीखे, कम से कम अपनी सेल्फ के लिए अपने कपड़े पहनना सीख जाए, अपने जूते पहनना सीख जाए, खाना सीख जाए, कुछ तो सीखे जिन बच्चों को दिक्कत थी। तो क्या हुआ, फिर दो तरह के स्कूल सोसाइटी में बने। पहला बना नॉर्मल स्कूल। नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल बच्चे जाते थे, ठीक है जी। दूसरा बना स्पेशल स्कूल। स्पेशल स्कूल में क्या है, स्पेशल बच्चे जाते थे जो किसी भी तरह से चैलेंज जो बच्चे थे, जिनको आजकल हम कहते हैं दिव्यांग, जो दिव्यांगजन थे वो जाते थे। तो कुछ समझदार लोगों ने कहा कि यार ये जो बच्चे हैं स्कूल में जब पढ़ लेंगे, जो स्पेशल बच्चे हैं स्कूल में पढ़ लेंगे, इसके बाद आना तो इनको सोसाइटी के अंदर ही है, और जब ये बच्चे नॉर्मल पढ़ लेंगे तो इनको भी सोसाइटी के अंदर जाना है। जब इन दोनों बच्चों को सोसाइटी के अंदर जाना है, और सिर्फ अगर स्कूलिंग की बात करें तो भाई कम से कम 12 साल की स्कूलिंग होती है। 12 साल बाद जब ये दोनों बच्चे मिलेंगे तो ये आपस में किस तरह से कोऑर्डिनेट करेंगे, तो बड़ी समस्या थी। तो फिर क्या किया जाए भाई, कोशिश ये करी उन्होंने कहा कि इन बच्चों को थोड़ा सा पास लाओ। तो जब पास लाए तो इन्होंने क्या किया कि एक ही स्कूल के अंदर 2 कमरे बना दिए, एक में नॉर्मल बच्चा पढ़ता था और दूसरे में स्पेशल बच्चा पढ़ता था। अच्छा जी, जब ये हो गया तो तब भी फिर कुछ दिनों तक ये एजुकेशन चली, और इसके बाद ये कहा कि भाई बात तो वही है, इनके बीच में तो ये दीवार लगी हुई है, ये 12 साल अलग कमरे में पढ़ रहे हैं, ये 12 साल अलग कमरे में पढ़ रहे हैं, तो इनका मिलना तो फिर भी नहीं हुआ, सोसाइटी में कैसे एडजस्ट करेंगे। तो फिर क्या हुआ, इस बीच वाली दीवार को भी हटा दिया गया। यानी कि अब क्या होता है, स्कूलों में एक ही रूम के अंदर नॉर्मल बच्चा और जो दिव्यांगजन होते हैं या जो स्पेशल बच्चा होता है, वो दोनों के दोनों एक ही रूम के अंदर पढ़ते हैं और उसे एक ही टीचर पढ़ाता है। इनके लिए कोई स्पेशल टीचर नहीं होता है स्पेशल पढ़ाने के लिए। इनका क्या होता है, स्पेशल एजुकेटेड स्कूल में होते हैं, वो इनकी काउंसलिंग वगैरह करते हैं, लेकिन नॉर्मल टीचर ही इन बच्चों को पढ़ाता है। तो इसको हमने कहा समावेशी शिक्षा। बाकी हर वीडियो में जहाँ समावेशी शिक्षा आया वहाँ मैंने बताया होगा, और पृथक रूप से भी इसका वीडियो बना हुआ, आप उसको जाके सर्च मार सकते हैं मेरे चैनल पर, आपको मिल जाएगा। तो ये समावेशी शिक्षा थी, और समावेशी शिक्षा कहीं भी लिखा हुआ वो पॉजिटिव वर्ड होता है, आप ये ध्यान रखें। दृश्य रूप से बाधित, यानी कि जिस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा है, कम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, विद्यार्थियों के साथ कार्य करते समय एक शिक्षक को किस प्रकार के अनुकूलन करने चाहिए। अनुदेशन का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन देना। तो भाई कैसी चीज़ करनी चाहिए, क्लास में तो बच्चा टीचर पॉजिटिव चीज़ ही करेगा, नेगेटिव तो कर ही नहीं सकता। तो हमें क्या ढूंढना है, हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है, पॉजिटिव सेंटेंस नहीं ढूंढना, ध्यान रखना, पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। अनेक प्रकार के लिखित कार्यों, विशेष रूप से वर्कशीटों पर ध्यान केंद्रित करना। अब देखिए जो वर्कशीट वर्ड है ये नेगेटिव है, तो इस पर नेगेटिव लगा दो। स्पष्ट रूप से बोलना तथा छूकर महसूस करने वाली सामग्रियों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना। अब देखो बच्चा है हमारा दृश्य रूप से बाधित, यानी कि वो ढंग से देख नहीं सकता, तो क्या हो कि स्पष्ट रूप से टीचर बोले तो कम से कम उसे सुनाई तो देगा। अब क्योंकि दिखाई नहीं दे रहा तो छूकर वो महसूस कर सकता है, तो ऐसी चीज़ों का अधिक मात्रा में प्रयोग करना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि ये एक स्पेशल कंडीशन है। तो ये मुझे अब ठीक ठीक लग रहा है। तो इसको हम थोड़ा सा देखते हैं, इसके आगे क्या है। कई प्रकार की दृश्य
प्रस्तुतियों का प्रयोग करना। अच्छा, बच्चा तो हमारा दृश्य रूप से बाधित है, यानी देख ही नहीं सकता, और आप उसको दिखाने वाली चीज़ें कर भाई इसे देख ले, देख ये टमाटर है, अरे जब उसे दिखाई नहीं दे रहा तो टमाटर क्यों दिखा रहे हो भाई, इस काम को बिल्कुल मत करो। स्वयं अभिविन्यास करना ताकि विद्यार्थी उसे ध्यान से देखें, यानी कि आप खुद कोई प्रयोग करो और बच्चे उसे देखें। क्वेश्चन तो पढ़ लो भाई, जब वो देख ही नहीं सकता तो क्यों ज़बरदस्ती उसे दिखा रहे हो, तो ये भी गलत। क्या सही है? बी, स्पष्ट रूप से बोलना ताकि बच्चों को सुनाई दे, क्योंकि दिखाई तो उसे कम दे रहा है या नहीं दे रहा है। और छूकर महसूस करने वाली जो चीज़ें हैं वो ताकि बच्चा छूकर उसको महसूस कर सके, उसके बारे में एक जो कॉन्सेप्ट है वो दिमाग में तैयार कर सके। आप इस काम को कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 550, सहयोगात्मक अधिगम एवं हम उम्र साथियों के द्वारा शिक्षण को एक समावेशी कक्षा में किस प्रकार से उपयोग करना चाहिए। अब देखो, उपयोग करना है, शिक्षण को उपयोग करना है समावेशी के रूप में, यानी कि पॉजिटिव चीज़ करनी पड़ेगी आपको। समावेशी कक्षा में पॉजिटिव चीज़ करनी पड़ेगी, तभी तो पॉजिटिव रिजल्ट आएगा। तो हमें क्या ढूंढना है? हमें पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। प्रयोग नहीं करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए भाई? जब वो कह रहा है कि भाई क्या करना चाहिए, अच्छी चीज़ करनी चाहिए, वो करनी ही नहीं चाहिए, तो इसको तो बिल्कुल होल्ड पर रख दो। सक्रिय रूप से आगे बढ़ाना चाहिए, सक्रिय पॉजिटिव वर्ड। सक्रिय रूप से हतोत्साहित करना चाहिए। अब देखो, सक्रिय तो पॉजिटिव है, लेकिन पॉजिटिव चीज़ को वो नेगेटिव कर रहा है। हतोत्साहित करना नेगेटिव होता है। कभी कभी प्रयोग करना चाहिए, इसमें ना तो कुछ पॉजिटिव है ना कुछ नेगेटिव है, तो इसको होल्ड पे कर दो। अब देखो, पहला और चौथा ही तो होल्ड पे हो गए, दूसरा पॉजिटिव है, पॉजिटिव ही पूछ रहा है, तीसरे में पॉजिटिव है लेकिन पॉजिटिव चीज़ को नेगेटिव लिया जा रहा है, तो इसको नेगेटिव कर दो, ये भी हट गया, आंसर ये हो गया। अब बताओ इसमें कौन सी थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत है? कोई थ्योरी पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आप पॉजिटिव और नेगेटिव समझ लो, आंसर आ गया। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के सार्थक सरलीकरण के रूप में परिणत नहीं होता है? क्या नहीं होता? नहीं। तो क्या ढूंढेंगे? नेगेटिव। चलिए, एक समस्या पर अनेक तरीकों से विचार करने के लिए प्रोत्साहित करना। बच्चे को अगर आप प्रोत्साहित कर रहे हो तो ये पॉजिटिव है। अनेक तरीके पॉजिटिव, अनेक तरीके, अनेक प्रकार, विभिन्न, वैविध्यपूर्ण, ये पॉजिटिव वर्ड्स हैं, इनको आप लिख लिया करो। पहले से विद्यमान ज्ञान से नए ज्ञान को जोड़ना। पूर्व ज्ञान में, पूर्व जो आपकी प्रीवियस नॉलेज में नए ज्ञान को जोड़ना, नया ज्ञान, ये पॉजिटिव होता है। नया ज्ञान पॉजिटिव। दोहराने एवं स्मरण करने को बढ़ावा देना। दोहराना, स्मरण करना, याद करना, कंठस्थ करना, कंठस्थीकरण, ये नेगेटिव वर्ड हैं, इनको लिख लो। उदाहरण एवं गैर उदाहरणों का प्रयोग करना। उदाहरण एवं गैर उदाहरण कहीं पे भी आ जाएं पॉजिटिव होते हैं, लेकिन आगे ये पढ़ के देख लेना कि उसका प्रयोग हो रहा है नहीं। मान लो कहता कि नहीं प्रयोग हो रहा है, तो पॉजिटिव चीज़ को नहीं कर दिया तो फिर ये पॉजिटिव नहीं रहेगा, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं है, ये पॉजिटिव है। तो देखिए भाई, पॉजिटिव, ये दोहराना स्मरण करना नेगेटिव, नया ज्ञान पॉजिटिव, अनेक तरीके प्रोत्साहित करना पॉजिटिव। पूछ क्या रहा है? नेगेटिव। ये रहा साहब नेगेटिव, आंसर कर दो। ज़्यादा भटकने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप मेरे पॉजिटिव और नेगेटिव के तरीके से चलेंगे तो बिल्कुल सटीक, बिल्कुल वही आंसर मिलेगा जो CBSE वालों को चाहिए, और आप बिल्कुल एक ही बार में सीटेट को उधेड़ दोगे। निम्नलिखित में से कौन सा संरचनात्मक परिवेश के साथ अनुकूलन नहीं हो सकता? क्या पूछ रहा है? नहीं, यानी कि नेगेटिव। अब फालतू के चक्कर में मत पड़ो, ये संरचनात्मक क्या होता है, परिवेश क्या होता है, हालांकि ये सब चीज़ें भी आप सीख जाओगे अगर क्लास 1 से देखना शुरू करोगे, क्योंकि मैंने बहुत सारी चीज़ें उसमें क्लियर की हैं, तभी सीख पाओगे। ये नहीं कि आपने 43 क्लास तो देखी नहीं, 44वीं क्लास में घुस गए तो भैया आधे से ज़्यादा तो कोर्स तुमने करा ही नहीं, क्योंकि इस सत्र में ज़्यादा से ज़्यादा 80 क्लास होंगी CD की टोटल, और 43 पहले हो चुकी हैं। तो इसका मतलब आपने आधा कोर्स छोड़ दिया और आधा पढ़ा, तो फिर नंबर भी आधे आएंगे। आधे होते हैं 75 में नहीं होता पास सीटेट। ये तो मैंने पूरे की बात कर ली, लेकिन CD की बात करूँ तो नंबर होते हैं 30, आएंगे 15। बिल्कुल बात नहीं बन पाएगी भाई, इसलिए पूरी क्लास से पढ़ो, पूरे नंबर लो, कम से कम 25, और बाद में फिर आपको जितना बोनस मिल जाए वो मिल जाए। चलिए, क्या पूछ रहा है जी? नेगेटिव पूछ रहा है। क्या ढूंढेंगे? नेगेटिव वर्ड ढूंढेंगे। चलते हैं। अध्यापक विशिष्ट 17 मूल्यांकन रणनीतियों को लागू करते हैं तथा प्रक्रियाओं के बजाय प्रदर्शन पर फीडबैक देते हैं। इसको थोड़ा होल्ड पे रखो, क्योंकि इसमें ना तो कुछ नेगेटिव समझ में आ रहा है ना कुछ पॉजिटिव समझ में आ रहा है।
और ये कंडीशन आपकी पेपर में ज़रूर बनेगी। तो उसी तरह से मैं आपको समझा रहा हूँ। अगला चलो, विद्यार्थियों को जटिल, सार्थक एवं समस्या आधारित गतिविधियों में लगे रहने के लिए लगातार अवसर देना पॉजिटिव। विद्यार्थी सहयोगात्मक तरीके से कार्य करते हैं तथा आपस में कार्य केंद्रित वार्ता में लगे रहने के लिए सहयोग दिया जाता है। वार्ता या वार्तालाप या बातचीत, अगर बच्चे आपस में बातचीत कर रहे हैं, टीचर से बातचीत कर रहे हैं, वार्ता कर रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव होता है। शिक्षक प्रमुख प्रकरणों के संबंध में विद्यार्थियों के विचारों एवं अनुभवों को प्राप्त करते हैं। अगर बच्चे का अनुभव है तो पॉजिटिव रहेगा हमेशा, तथा उनके वर्तमान ज्ञान की पुनर्संरचना तथा विस्तृत करने के लिए शिक्षण अधिगम की योजना बनाते हैं। अब बाकी इसमें कुछ पॉजिटिव, अब देखो ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पूछ क्या रहा है नेगेटिव, तो भाई यही बचा आंसर। क्योंकि ये बात हमें 101% पता है कि दूसरा, तीसरा, चौथा ये तो पॉजिटिव हैं, तो फिर आंसर तो यही है। नेगेटिव नहीं दिख रहा उसमें तो मत देखने दो। एक शिक्षक को विद्यार्थियों को डैश निर्धारित करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। अब प्रोत्साहित किस चीज़ के लिए करेगा? पॉजिटिव चीज़ के लिए करना चाहिए, बजाय किसके, यानी छोड़ेगा क्या? नेगेटिव। यानी कि आपको वो वाला, इसमें दो दो ऑप्शन दे रखे हैं, एक ऑप्शन ये है, 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 यानी कि हर ऑप्शन में दो दो ऑप्शन दे रखे हैं। तो आपको दो चीज़ें ढूंढनी है, एक पहली पॉजिटिव होनी चाहिए, दूसरी नेगेटिव होनी चाहिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं भाई। पहली हमें चाहिए पॉजिटिव, दूसरी चाहिए नेगेटिव, बाकी चीज़ कुछ नहीं समझना। अंक लेने के लिए अंक नेगेटिव, असफलता से बचने के लिए लक्ष्य। अभी तो ये नेगेटिव ही हो गया, अब क्या कर सकते हैं इसका? देखो यहाँ पे भी अंक है और यहाँ पे भी अंक है। अब देखो पहला जो ऑप्शन था वो पॉजिटिव होना चाहिए था, लेकिन अंक हो गया तो वो नेगेटिव हो गया। जब वो नेगेटिव हो गया तो इसका मतलब ये तो सटीक बैठेगा ही नहीं। अब चौथे में बात कर लेते हैं, इसमें भी अंक नेगेटिव आ रहा है, हालांकि दूसरे में, लेकिन असफलता से बचने के लिए लक्ष्य, असफलता भी नेगेटिव था। नेगेटिव जो चीज़ है उसका भाव इसमें आता है, प्रॉपर रूप से ये नेगेटिव नहीं है, लेकिन असफलता नेगेटिव तो दिखा। अब बचे दो, एक ये और एक ये, अधिगम लक्ष्य और प्रदर्शन लक्ष्य। अब देखो एक तो चीज़ है अधिगम यानी कि लर्निंग, और एक है प्रदर्शन यानी कि बच्चा उस चीज़ को दिखाए। तो आपके हिसाब से कौन सी चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है? बच्चा सीख ले ये ज़्यादा ज़रूरी है, जान जाए ये ज़्यादा ज़रूरी है, या सिर्फ शो करे वो ज़्यादा ज़रूरी है? तो मेरे हिसाब से अगर बच्चा लर्न कर रहा है तो ये पॉजिटिव चीज़ है, और वो सिर्फ प्रदर्शन कर पा रहा है, लर्न नहीं कर पा रहा, तो ये नेगेटिव चीज़ है। तो यानी कि इसमें पहला पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, यही तो चाहिए था, पहला पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव, तो आंसर तो सही कर दो और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बाकी ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, आंसर आपको मिल गया। ये उल्टा है, प्रदर्शन लग, यानी कि इसमें नेगेटिव पहले आ रहा है, पॉजिटिव बाद में, जबकि हमें पॉजिटिव पहले चाहिए, नेगेटिव बाद में, तो आंसर आपका सेकंड हो जाएगा। अगला देखेंगे, भिन्न भिन्न पृष्ठभूमि के बच्चों के मध्य अधिगम को प्रोत्साहित करना संभव है जब, कब? जब आप पॉजिटिव चीज़ करेंगे क्लास में तब संभव है। तो क्या ढूंढना है? पॉजिटिव वर्ड ढूंढना है। विभिन्न अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को पाठ्यचर्या संबंधी अनुभवों के साथ सम्मिलित करना। आवश्यकता अगर बच्चे की है तो पॉजिटिव, अनुभव अगर बच्चे का है तो पॉजिटिव। गरीब पृष्ठभूमि वाले अधिगमकर्ताओं से अपेक्षाओं को परिमार्जित करके। देखिए कोई भी ऐसा सेंटेंस जो किसी बच्चे की खास चीज़ को पॉइंट आउट करता है वो नेगेटिव होता है। यानी कि गरीब पृष्ठभूमि, अरे भाई तुम गरीब पृष्ठभूमि के पीछे पड़ जाओगे, जिन बच्चों की पृष्ठभूमि गरीबी से आए हैं, आप उनके पीछे पड़ गए, आप उनका भला कर दिया। भैया जो एवरेज हैं और जो अमीर हैं उनका क्या होगा? यानी कि अगर क्लास के अंदर किसी एक विशिष्ट चीज़ पर विशिष्ट ध्यान दिया, बच्चे की एक विशिष्ट कैटेगरी पर ध्यान दिया जा रहा है, तो वो नेगेटिव चीज़ होती है, ध्यान रखना। उद्देश्य प्राप्ति के लिए सभी विद्यार्थियों से कठिन परिश्रम करवाना। यार बच्चा है मेरा 5 साल से लेके 13-14 साल तक का बच्चा, और अगर सिर्फ प्राइमरी की बात करूं तो 5 साल से 10 साल का बच्चा है, भैया ऐसे कठिन परिश्रम मत करवाओ, नहीं तो नौकरी बचानी भारी हो जाएगी। कठिन शब्द नेगेटिव होता है, कठिन और सरल दोनों नेगेटिव हैं। अधिगमकर्ताओं को अभिप्रेरित करने हेतु पुरस्कार देना और दंड देना नेगेटिव। ये गोला गलत लगा दिया, नेगेटिव का डंडा लगेगा इसमें। अब देख लो, नेगेटिव मेहनत करवा रहे हो बच्चों से, नेगेटिव पुरस्कार दे रहे हो नेगेटिव, पॉजिटिव क्या है? आवश्यकता, अनुभव, आंसर कर दो, क्या दिक्कत है?
अगला चलेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में विविधता को संबोधित कर सकती है। कैसे करेगी? पॉजिटिव चीज़ करेगी तभी संबोधित होगी। तो क्या ढूंढेंगे? पॉजिटिव। विभिन्नताओं को स्वीकार करके और उसे महत्व देकर। अगर बच्चे के अंदर जो विभिन्नताएं हैं, विभिन्नताएं कैसी कि बच्चे की पृष्ठभूमि अलग होगी, बच्चे की भाषा अलग होगी, बच्चे का ज्ञान अलग होगा, बच्चे के अनुभव अलग होंगे, ये विभिन्नता है। आप इसको महत्व दे रहे हो। आपको बच्चे को महत्व देना है, बच्चे की भाषा को महत्व देना है, बच्चे की सामाजिक संस्कृति को, जो सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि, उसको महत्व देना है। तो आप पॉजिटिव चीज़ कर रहे हो, आप बच्चे को महत्व दे रहे हो, तो ये पॉजिटिव है। बच्चों की सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि का शिक्षा शास्त्रीय संसाधन के रूप में प्रयोग करना। सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि कहीं भी आ जाए पॉजिटिव, संसाधन कहीं भी आ जाए पॉजिटिव। विभिन्न अधिगम शैलियों को समायोजित करना। विभिन्न, भिन्न, वैविध्यपूर्ण कहीं भी लिखा हो पॉजिटिव। मानक निर्देश देकर और निष्पादन हेतु सर्वमान मानदंड निर्धारित करना। मानक नेगेटिव, सर्वमान मानदंड, ये जो मानदंड है ये भी नेगेटिव। तो कहने का मतलब है कि ये जो तीन चीज़ें हैं, ये अगर टीचर करती है तो वो विविधता को संबोधित कर रही है, क्योंकि ये तीनों चीज़ें कैसी हैं? पॉजिटिव। और ये है भैया नेगेटिव। तो आप देख लो A B C ये आंसर होगा, तो ये फोर्थ आपका आंसर हो गया। अब अगर आप मेरे तरीके से चलेंगे तो आपको क्वेश्चन को नहीं समझना, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव को समझना, उसको समझ लो, आपकी बात बन जाएगी। तो दोस्तों ये आज के 10 क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए तो भाई लाइक कर देना, कमेंट करके बता देना क्लास कैसी लगी। अगर कुछ कमी भी नज़र आ रही तो आप वो भी कमेंट करें, जिससे कि मैं उसको सुधार कर सकूँ आपके लिए। और शेयर करते रहिए वीडियो को, क्योंकि और बच्चों का भी भला होना चाहिए। भाई ये वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, क्योंकि पहला वीडियो था, कई चीज़ें समझानी पड़ी। बाकी जो वीडियो होंगे वो 20-25 मिनट के होंगे। और आपको कोई दिक्कत है तो इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से आपकी समस्या का समाधान कर दिया जाएगा। चलिए मित्रों, मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहें और मस्त रहें, ऐसी मैं ईश्वर से कामना करता हूँ।